मसीही का तमाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मनी 9 में। मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और एक दिन के अंतराल के बाद फिर रूस से कोई बड़ी खबर ले आए आप? हाँ, शुभम, आपका स्वागत है और मनी सेंट्रल के सारे दर्शकों का स्वागत है। हमने आपसे बात की थी 2 दिन पहले कि इस युद्ध के बाद और यूक्रेन पर हमले के बाद रूस की अर्थव्यवस्था की क्या हाल है, लेकिन आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन के भीतर क्या हो रहा है और यूक्रेन की अर्थव्यवस्था अगर दोबारा खड़ी होगी तो उसे क्या ज़रूरत होगी। और इसके ऊपर काफ़ी कूटनीतिक गहमागहमी है पूरी दुनिया में, यूरोपीय यूनियन के भीतर, यूरोपियन पार्लियामेंट के भीतर और नाटो के भीतर, और कुछ खास चीज़ें चल रही हैं जिन्हें हम आज अपने इस एपिसोड में जिस पर चर्चा करेंगे। चलिए, चर्चा इस पर तो होगी, और किन बातों पर चर्चा होगी देखिए ऑन द शो। तो शुरुआत होगी रूस से और हम जानेंगे कि कैसे यूरोप कर रहा है रूस से वसूली की तैयारी। इसके बाद रिलायंस फ्यूचर की डील क्या पड़ जाएगी खटाई में, क्यों आंधी रह गई एलआईसी की वैल्यूएशन, ये बताएंगे अंशुमान जी। इसके बाद बात होगी सरकार के कर्ज पर कि महंगा कर्ज लेने को क्यों मजबूर है सरकार, कोयले के आयात से बिगड़ सकता है सरकार का गणित। और चलते चलते नेटफ्लिक्स पर भी हम बात करेंगे कि नेटफ्लिक्स की बादशाहत आखिर खतरे में क्यों है। शुरुआत जैसे कि बात हुई रूस से, तो रूस को उसके किए की सजा देने के लिए यूरोपीय देश नई रणनीति बना रहे हैं। रूस को रोकने के लिए बात अब प्रतिबंधों से आगे बढ़ेगी। तैयारी ये है कि युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई रूस से की जाएगी। ये कैसे होगी ये हम अंशुमान जी से समझें, उससे पहले आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए $9 बिलियन प्रति माह चाहिए। सर, रूस से भरपाई कैसे की जाएगी, क्या तैयारी है? शुभम, अब जो अगला चरण चर्चाओं का है यूरोपियन पॉलिटिक्स के बीच में, यूरोप के देशों के बीच में, ब्रसेल्स में जहां यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, वहां जो चर्चा है वो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा इस बात को लेकर है कि रूस पर प्रतिबंध तो बहुत हो गए और प्रतिबंधों का अगला चरण भी तैयार हो रहा है। यूक्रेन को इस युद्ध से जो नुकसान हुआ है, यूक्रेन पर जो युद्ध थोपा गया है, उसकी भरपाई कैसे की जाए। और अब जो अनुमान या अब जो आकलन किए जा रहे हैं वो आकलन यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को हुए हानि पर और क्षति पर किए जा रहे हैं। और ये उसी का नतीजा था कि उन्हीं चर्चाओं का से निकली हुई ये बात थी जिस वजह से जेलेंस्की ने यह मांग की कि उनको हर महीने $7 बिलियन के आसपास की, $7 से $9 बिलियन के आसपास की सहायता चाहिए यूक्रेन को रीबिल्ड करने के लिए। हम लगातार देख रहे हैं मारियोपोल शहर लगभग खत्म हो चुका है, कीव और खार्किव और उसके आसपास के पूरे इलाके, और वहाँ और ये हिस्सा यूक्रेन की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का गढ़ है। और अगर आप यूक्रेन के इतिहास और वहाँ के नक्शे को देखें तो मारियोपोल से लेकर यूक्रेन, कीव, खार्किव और डोनेट्स्क के इलाके यूक्रेन के सबसे अधिक अर्बनाइज्ड और सबसे अधिक नगरीय इलाके हैं जहां सबसे ज़्यादा बॉम्बिंग हुई और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। माना जा रहा है कि तात्कालिक तौर पर इस युद्ध से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को 500 से 700 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। और अगर इससे पिछले हमलों को मान लिया जाए जो पहले से लगातार यूक्रेन के ऊपर की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है रूस की या पुतिन की आक्रामकता के कारण, उससे वो नुकसान $1 ट्रिलियन तक का हो सकता है। $1 खरब तक का नुकसान रूस के हमले से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को हुआ है। और अब यूरोपीय देश रूस से इसकी वसूली की तैयारी शुरू कर रहे हैं। और वसूली की तैयारी के लिए जो तरीका अपनाया गया है शुभम, वो दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब किसी प्रतिबंध के बाद किसी देश को युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई उस देश से की जाएगी जिसने उस पर हमला किया था। दुनिया के देशों ने, खासतौर से यूरोपियन देशों ने रूस की पूरे अलग अलग विश्व के हिस्सों में फैली हुई जो संपत्तियां हैं अलग अलग तरीके की, चाहे वो फाइनेंशियल एसेट्स हों या फिजिकल एसेट्स हों, उनको जब्त किया है बड़ी मात्रा में। वो करीब करीब 35 बिलियन यूरो के आसपास की, 35 अरब यूरो के आसपास की संपत्तियां हैं। डॉलर में माने तो ये करीब $39 बिलियन की संपत्तियां जब्त की गई हैं जो अन्य देशों के पास हैं। इसका जो चार्ट है जो यूरोपियन सदस्य आपस में डिस्कस कर रहे हैं, सबसे ज्यादा 23.5 बिलियन यूरो की संपत्तियां फ्रांस में जब्त की गई हैं। इसमें रूस के जो ओलिगार्क हैं, रूस के जो बड़े उद्योगपति हैं जो पुतिन के क्रोनी कैपिटलिज्म का हिस्सा थे, उनकी एसेट्स हैं, उनकी कंपनियां हैं, उनके कारखाने हैं, उनकी याट हैं, बाकी उनकी सुविधाएं हैं, बाकी बैंकों में रखा हुआ पैसा है। बेल्जियम में करीब $10 बिलियन की संपत्ति जब्त की गई है, इटली में $1.1 बिलियन की, आयरलैंड, नीदरलैंड, पोलैंड और स्वीडन, यहाँ भी बड़े पैमाने पर रूस की संपत्तियां जब्त की गई हैं।
यूरोपियन यूनियन इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है कि इन सारी संपत्तियों को बेचकर, जो जब्त की गई संपत्तियां इन्हें बेचकर उस राशि से यूक्रेन के नुकसान की भरपाई की जाएगी। हालांकि ये बहुत कम है, जितना नुकसान हुआ है यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को उस हिसाब से ये बहुत कम है। इसलिए यूरोपीय समुदाय कुछ और प्रस्तावों पर भी विचार कर रहा है और इस पर लगातार ये बात कही जा रही है कि जैसे यूरोपीय समुदाय ने कोविड के दौरान अपने देशों को सहायता दी थी, लगभग उसी आधार पर यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने के लिए मदद देनी होगी। दुविधा यह है कि यूक्रेन अभी ईयू का हिस्सा नहीं है। कोशिश ये होगी कि शायद यूक्रेन को ईयू का हिस्सा बनाया जाए और नाटो का जो विस्तार हो रहा है वो भी उस एरिया में उसको भी देखा जाए। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन की जब्त की गई संपत्तियां शायद उन्हें वापस मिलने की, या रूस को की जो जब्त की गई संपत्तियां उन्हें वापस मिलने की संभावना खत्म होती जा रही है, क्योंकि दबाव ऐसा है कि उन संपत्तियों को बेचा जाए और यूक्रेन का इसके नुकसान की भरपाई की जाए। बिल्कुल, और ये नुकसान की भरपाई पूरी तरीके से रूस से करने के लिए, उनसे पाई का हिसाब लेने के लिए तैयारियां शुरू भी हो चुकी। सर, तेल पर रोक लगाने के लिए भी बातचीत चल रही थी। हमने जब परसों रूस पर एक कार्यक्रम किया था कि कब तक टिक पाएगा रूस, तो पूरी बात यहाँ पर आके अटकी थी कि जिस दिन ये तेल और एनर्जी पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, समझिए रूस का खेल खत्म। तेल पर निर्भरता खत्म करने वाली जो गाड़ी थी वो कहाँ तक पहुंची? पिछले 48 घंटों में काफ़ी गतिविधियां दिखी हैं ब्रसल्स में भी, जर्मनी में भी और ब्रिटेन में भी, यूरोपीय देशों को एक साथ लाकर कि अगला जो बड़ा प्रतिबंध है जो जुलाई अगस्त तक आएगा शायद, वो रूस से आने वाले तेल पर। जर्मनी से अभी भी बहुत सारी परिस्थितियां स्पष्ट नहीं है। जैसा मैंने बताया था कि फ्रांस में चुनाव हो रहे हैं जहाँ पर मैक्रों और उनकी प्रतिद्वंदी लेपेन के बीच में मुकाबला दिख रहा है, तगड़ा मुकाबला दिख रहा है। तो रूस के एनर्जी प्रतिबंध का पूरा प्रस्ताव यूरोपीय देशों की जो अपनी भीतरी राजनीति है उसमें भी थोड़ा उलझा हुआ है। लेकिन जैसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद अगले 15 दिन से 1 महीने के भीतर सारे यूरोपीय देशों को एकजुट करके रूस के तेल पर प्रतिबंध पर सहमति बना ली जाएगी, और इसका संकेत हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों से लगातार मिल रहा है जो $100 से ऊपर बनी हुई है। बिल्कुल, अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं तो इस समय क्रूड ऑयल करीब ब्रेंट पर $107 प्रति बैरल के स्तर पर कामकाज कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट का। मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट आज है नेटफ्लिक्स पर। नेटफ्लिक्स बीते 1 दशक के शायद अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। सब्सक्राइबर घट रहे हैं, शेयर टूट रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह जाने उससे पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ये नेटफ्लिक्स को क्या हुआ? ओटीटी का बादशाह नेटफ्लिक्स अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। तमाम लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि इस प्लेटफॉर्म को हुआ क्या है। नेटफ्लिक्स की क्राइसिस की शुरुआत हुई है एक ताजा आंकड़े से। गुजरे 1 दशक में पहली दफा नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर घटे हैं। इस साल की पहली तिमाही में करीब 2 लाख लोगों ने नेटफ्लिक्स को अलविदा बोला है। आंकड़ा बड़ा है और इस खबर के आते ही नेटफ्लिक्स के शेयर तो जैसे कुएं में कूद गए। बुधवार 20 अप्रैल को एक दिन में नेटफ्लिक्स के शेयर 35% तक नीचे चले गए थे और $226 पर बंद हुए। 2004 के बाद से ये सबसे बड़ी गिरावट थी। गुरुवार को ये और लुढ़ककर $218 पर पहुंच गए। बड़ी बात यह भी है कि नेटफ्लिक्स का मार्केट कैप करीब 2/3 घट गया है। पिछले साल के अंत में ये $300 अरब के पीक पर पहुंच गया था। बुधवार की गिरावट के बाद अब नेटफ्लिक्स का मार्केट कैप महज $100 अरब रह गया है। अब जरा इन्वेस्टर्स की हालत सोचिए, उन्हें तो भारी झटका लगा है साहब। इनके तो $200 अरब डूब गए हैं। अरबपति इन्वेस्टर विलियम एक्मैन ने $1.1 अरब के नेटफ्लिक्स के शेयर बेच दिए। उन्हें इस बिकवाली पर $40 करोड़ से ज्यादा का लॉस हुआ। तो आखिर नेटफ्लिक्स को कहां नजर लग गई? इसके पीछे कई फैक्टर हैं। यूक्रेन की जंग के चलते नेटफ्लिक्स ने रूस में सर्विस सस्पेंड कर दी। इससे नेटफ्लिक्स को 7 लाख सब्सक्राइबर का नुकसान हुआ है। फिर आई महंगाई। अमेरिका से लेकर भारत तक हर घर की सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त महंगाई है। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन तो एक लग्जरी है, लोगों के लिए घर चलाना पहले जरूरी है। एक बड़ा झटका बड़े कंपटीशन से लगा है। HBO मैक्स हो या डिज्नी प्लस, Amazon प्राइम हो या हुलू, नेटफ्लिक्स की बादशाहत पर सबकी नजर है। ये फैक्टर
खुद नेटफ्लिक्स ने गिनाए हैं। अब दफ्तर खुल गए हैं तो लोगों के पास खाली वक्त भी कम ही है, यानी सब्सक्रिप्शन पर चल गई कैंची। कंपनी ने माना है कि पासवर्ड शेयरिंग उसके लिए एक बड़ा सरदर्द साबित हो रहा है। कंपनी ने कहा है कि 22 करोड़ पैसे चुकाने वाले घरों के साथ 10 करोड़ से ज्यादा घर ऐसे हैं जिनके साथ पासवर्ड शेयर किए जा रहे हैं, यानी इतने लोग मुफ्त में नेटफ्लिक्स का मजा ले रहे हैं। कंपनी ने कहा कि इनमें से 3 करोड़ लोग तो यूएस और कनाडा रीजन से ही हैं। ताज्जुब इस बात का है कि नेटफ्लिक्स का धंधा खोखला हो रहा था और उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी। कुछ वक्त पहले ही कंपनी ने अनुमान किया था कि इस अवधि में वो करीब 25 लाख नए सब्सक्राइबर हासिल करेगी, और जब हकीकत सामने आई तो 2 लाख लोग कंपनी को बाय बाय बोल चुके थे। अब डरी हुई नेटफ्लिक्स बोल रही है कि आगे जाकर उसे और भी नुकसान हो सकते हैं। भारत जैसे देश की बात करें तो यहाँ 2 मसले दिखाई दे रहे हैं। तमाम लोगों को लगता है कि नेटफ्लिक्स पर उतना लोकल कंटेंट नहीं है, साथ ही नया कंटेंट आ नहीं रहा। भारतीय वैसे भी बचत में उस्ताद होते हैं। अमेज़न हो या ZEE5, ये प्लेटफॉर्म जेब पर सस्ते पड़ते हैं, इसलिए हाल में ही नेटफ्लिक्स ने भारत में अपने पैक सस्ते कर दिए थे। अब बात ये कि आखिर नेटफ्लिक्स इससे निपटेगी कैसे, तो कंपनी के CEO रीड हेस्टिंग्स ने इशारा किया कि कंपनी का इरादा ऐसे सस्ते पैक लाने का है जहां विज्ञापन भी शुमार होंगे। HBO मैक्स और डिज्नी प्लस पहले से ऐसा कर रहे हैं। इस लिहाज से कंपनी की नज़र भारत समेत एशिया के बाजार पर है, यानी OTT बाजार की बादशाह नेटफ्लिक्स के लिए अंत में जंग सस्ता है तो बढ़िया है वाले मोर्चे पर आकर ठहर गई है, और ये जंग अब भारत और एशियाई बाजार में लड़ी जाएगी। यहाँ जो जीता वही बनेगा OTT का सिकंदर। बाकी फैंग के चक्कर में फंसे इन्वेस्टर के सपने यानी नेटफ्लिक्स ने जरूर तोड़ दिए हैं। मनी 9 के लिए प्रवीण शर्मा। सर, नेटफ्लिक्स के लिए एलन मस्क ने भी एक ट्वीट किया था, उसका क्या मतलब था? नेटफ्लिक्स को लेकर शुभम बहुत दिलचस्प घटनाक्रम हमारे सामने आ रहा है। पहली चीज़ तो ये कि जो प्रवीण शर्मा की शानदार रिपोर्ट आपने देखी, उसमें उन्होंने संकेत दिया कि नेटफ्लिक्स को ये नहीं पता था, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के एक्सपर्ट्स को ये नहीं पता था। उनको लग रहा था कि नेटफ्लिक्स जब अपना अगला नतीजा डिक्लेयर करेगी तो कम से कम 2.5 मिलियन नए सब्सक्राइबर जोड़ने का ऐलान करेगी, जो वादा नेटफ्लिक्स ने किया था। और ऐसा कैसे हुआ कि जब नेटफ्लिक्स के रिजल्ट आए और जो उसके फाइनल नंबर्स आए वो तो बिल्कुल उसके उल्टे थे, और यही वजह थी कि इतना शॉक लगा नेटफ्लिक्स के स्टॉक को कि उसकी मार्केट वैल्यूएशन टूट के यहां तक आ गई। आमतौर पर डिजिटल कंटेंट देने वाली कंपनियों के बारे में इतने आकलन उल्टे कभी नहीं बैठते हैं, क्योंकि वो लगातार अपने कस्टमर्स की, अपने सब्सक्राइबर्स की के डेटा पर नजर रखते हैं। तो ये पहली चीज है। इसका मतलब ये कि या तो नेटफ्लिक्स ओवर एस्टिमेट कर रही थी या वास्तविकता छिपा रही थी, जिसके कारण अमेरिका के शेयर बाजार में नेटफ्लिक्स के भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा आशंकाएं और चिंताएं हैं। पहली चीज। दूसरी बात यह है कि नेटफ्लिक्स ने जिन कारणों को गिनाया है उसमें एक महत्वपूर्ण कारण पासवर्ड शेयरिंग है कि एक के पास अगर सब्सक्रिप्शन है तो उसने अपने साथ के 2 लोगों को फ्री पासवर्ड दे दिया है, जो नया फिनोमेना नहीं है। इसी के जरिए नेटफ्लिक्स इतने दिनों से चल रही थी। अब नेटफ्लिक्स को ये कमजोरी समझ में आई है अपने पूरे बिजनेस मॉडल की, जिसे ठीक करने का मतलब है कि सब्सक्राइबर की संख्या और गिरेगी, क्योंकि वो पासवर्ड कैंसिल किए जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। शायद चुनौती नेटफ्लिक्स के भीतर कहीं है प्राइसिंग को लेकर, खासतौर से यूएसए और कनाडा के मार्केट्स में नेटफ्लिक्स ने पिछले 2 साल में अपने सब्सक्रिप्शन के रेट्स बहुत तेजी से बढ़ाए हैं। और महंगाई एक वजह है, लोगों के पास अन्य विकल्प होना एक वजह है, कारोबार द्वारा खुल जाना यानी लोगों के पास समय कम होना वजह है। इसकी वजह से नेटफ्लिक्स की मांग में गिरावट के सब्सक्रिप्शन गिर रहे हैं। एलन मस्क ने चुटकी ली है। वो चुटकी राजनीतिक रूप से कंटेंट की राजनीति को लेकर काफ़ी चर्चा में है। ट्विटर पर उस पर कई सारे सवाल जवाब और इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो वो कंटेंट है, वो कंटेंट वायरस है, वो नेटफ्लिक्स को हिट कर रहा है। उनका इशारा इस तरफ था कि इतने सारे प्रतिबंध कंटेंट पर पूरी दुनिया में लगा दिए गए हैं, कॉमेडी को लेकर, खरी बातें कहने को लेकर, कि लोगों को नेटफ्लिक्स का कंटेंट उबाऊ या बोरियत भरा लगने लगा है। ये एलन मस्क का अपना नजरिया हो सकता है और इसको लेकर तमाम बहसें हैं, पर बुनियादी चीज़ ये समझ में आती है कि OTT अभी अपनी शुरुआत में है और दुनिया में बहुत सारे कंटेंट की प्लानिंग OTT के आसपास हो रही है। नेटफ्लिक्स अपनी सबसे बड़ी एज लूज करने जा रहा है और वो एज ये थी क्वालिटी कंटेंट, अच्छा प्रीमियम, नो एडवर्टाइजमेंट।
और शायद जैसी बात हेस्टिंग्स ने, जो नेटफ्लिक्स के प्रमुख हैं, उनसे जो संकेत मिल रहा है कि अगर नेटफ्लिक्स ऐसे प्लान लेकर आता है जिसमें आपको विज्ञापन भी देखने को मिलेंगे कंटेंट के साथ, वो किस रेशियो में होंगे ये तो हमें नहीं पता है, तो जो OTT का साफ सुथरा क्लीन बगैर विज्ञापन के सीमलेस एक्सपीरियंस होना था वो कहीं प्रभावित होगा, ऐसा दिखता है। ऐसा दिखता है। और नेटफ्लिक्स की बादशाहत वाकई खतरे में है या चुनौती में तो है ही है, क्योंकि बहुत सारे और प्लेटफॉर्म लगातार नए नए कंटेंट को लेकर आ रहे हैं। फ्यूचर ग्रुप की एसेट खरीदने का रिलायंस इंडस्ट्रीज का दाव क्या बेकार चला जाएगा? क्योंकि फ्यूचर ग्रुप को कर्ज देने वाले घरेलू बैंकों ने वोटिंग की है और उसमें रिलायंस के जो प्रस्ताव है उसके खिलाफ वोट दिया है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि रिलायंस ने 2020 में इस डील के लिए तय हुई जो राशि थी 24,713 करोड़, उस प्रपोजल को रिवाइज करके उसे कम कर दिया है। प्रपोजल रिवाइज होने के बाद ये रकम कितनी थी ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो लोग इस पूरी डील से जुड़े हैं उन्होंने ये बताया कि इस प्रपोजल के साथ रिलायंस ने कुछ नई शर्तें भी जोड़ दी जो बैंकों को मंजूर नहीं थी। इसके बाद ये डील खटाई में पड़ती दिख रही है। आपको बता दें कि फ्यूचर ग्रुप पर भारत के बैंकों का और अन्य कर्जदारों का कुल 27,000 करोड़ रुपया बकाया है। सर, आखिर बैंकों को रिलायंस का ये ऑफर पसंद क्यों नहीं आ रहा है? शुभम, मेरे हिसाब से आज के भारत के कॉर्पोरेट इतिहास की ये सबसे बड़ी खबर है और इसमें जितने पेंच आए हैं ये किसी रोमांचक जासूसी या फैंटेसी कथा जैसी कहानी है फ्यूचर रिटेल और पर रिलायंस की बिड और उसके बाद अमेजन से उसका झगड़ा, और इसमें इतने ट्विस्ट और टर्न हैं कि उन्हें करीब से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे भारत की कंपनियां किस तरह से काम कर रही। यहाँ ताजा विवाद बड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि भारत के बैंकों को भारत के सबसे बड़े उद्योगपति पर भरोसा नहीं है। फ्यूचर रिटेल को टेक ओवर करना चाहती है मुकेश अंबानी की रिलायंस, और रिलायंस ने जो बिड किया है वो 24,000 करोड़ के आसपास का है। यहां जो प्रमुख बैंकर्स हैं जिन्होंने फ्यूचर रिटेल को लोन दे रखा है, उसमें स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंकर है जिसका सबसे बड़ा लोन है, उसने मुकेश अंबानी की रिलायंस के पूरी मंशा पर, इस कंपनी को लेकर मंशा पर सवाल उठाया है। और बात वहां से शुरू हुई है वो जिस पर हमने एक बार मनी सेंट्रल में विस्तार से चर्चा की थी कि कैसे रातों रात भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी के स्टोर्स पर रात में कब्जा कर लिया। एकदम अचानक रात में गए और फ्यूचर रिटेल्स के बिग बाजार के स्टोर पर रिलायंस ने कब्जा कर लिया। स्टेट बैंक और लेंडर्स ने पहली बार कॉर्पोरेट्स की इस हेजेमोनी के खिलाफ, इस दबाव के खिलाफ इस प्रस्ताव में अपनी बात खुलकर कही है। जिस तरीके की रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं उस हिसाब से स्टेट बैंक ने कहा है कि 70% स्टोर्स जो रिलायंस ने कब्जा कर लिया था उसके बारे में लेंडर्स से बात भी नहीं की गई, उस बारे में लेंडर्स से कोई चर्चा नहीं की गई। यानी बैंक ये महसूस कर रहे हैं कि रिलायंस ने अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए गलत तरीके से वो स्टोर कब्जा कर लिए थे। उसके बाद अब इस डील की वैल्यू कम की जा रही। हमें याद होगा उस पुराने एपिसोड की, शुभम आपको भी याद होगी, हमने कहा था कि उस समय किशोर बियानी ने भी, फ्यूचर रिटेल ने भी इस कार्रवाई पर सवाल उठाया था और ये कहा था कि ये उचित कार्रवाई नहीं। तो विवाद का मुद्दा रिलायंस की वो गतिविधि है जिसमें कि रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल के बिग बाजार के स्टोर्स पर अचानक कब्जा कर लिया था जबकि नेगोशिएशंस चल रहे थे। दूसरी एक पहलू हमें दिखाई देता है कि शायद बैंकर्स फ्यूचर रिटेल को NCLT में ले जा रहे हैं, यानी आर्बिट्रेशन के और बैंक्रप्सी के प्रोसेस के बीच में ले जा रहे हैं क्योंकि फ्यूचर रिटेल डिफॉल्ट कर रही है, अपने कर्ज वापस नहीं कर पा रही है। रिलायंस को लग रहा होगा कि कंपनी डिस्ट्रेस में है और इसे शायद और कम कीमत पर खरीदा जा सकता है, इसलिए उसने जो अपनी बोली, अपनी बिड है उसे घटाया है। हम फिर बता रहे हैं कि बिड कितनी घटी है इसके बारे में ना बैंकर्स ने जानकारी दी है, ना फ्यूचर रिटेल ने जानकारी दी है, ना रिलायंस ने जानकारी दी है। पर यह पूरी डील बुरी तरह जाकर उलझ गई है और इसमें जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं वो बैंकर हैं, वो लेंडर्स हैं जिन्होंने पैसा दे रखा है। उन्हें अब इस फ्यूचर रिटेल के भविष्य को लेकर और फ्यूचर रिटेल को रिलायंस को दिए जाने को लेकर बहुत सारे सवाल हैं और वो सवाल कॉर्पोरेट हलकों में, बैंकिंग हलकों में जगह जगह तैर रहे हैं। सर, फिर ये डील अब आपको आगे किस दिशा में जाती दिख रही है? इस डील में दो विकल्प हैं। पहली चीज तो ये कि अगर ये NCLT में जाएगी तो अभी तो रिलायंस NCLT पर अपना स्टैंड लेगा, फ्यूचर रिटेल के पास तो कोई विकल्प है नहीं, फ्यूचर रिटेल इसको NCLT में जाने से नहीं रोक सकता क्योंकि एक निर्धारित अवधि के बाद अगर पैसा नहीं चुकाया जाए तो लेंडर बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग्स के लिए NCLT में जा सकता है। अमेजन अभी इसमें एक डार्क हॉर्स है। इस पूरी प्रक्रिया में रेगुलेटर्स ने अमेजन को
और फ्यूचर रिटेल के पुराने रिश्ते को अंतर्राष्ट्रीय रेगुलेटर्स ने सपोर्ट किया था, भारतीय रेगुलेटर्स ने उसको नकार दिया था, कंपटीशन कमीशन बीच में आ गया था और कुल मिलाकर परिस्थिति ऐसी बनी थी कि अमेजॉन इसका टेक ओवर ना कर पाए और धीमे धीमे ये डील जो रिलायंस के साथ फ्यूचर रिटेल की होने वाली थी वो नतीजे पर पहुंच जाए। अब ये रिलायंस का टेक ओवर भी मुश्किल में फंसता दिख रहा है, क्योंकि अगर बैंकर्स ही तैयार नहीं होंगे तो यहां एक विकल्प है कि अमेजॉन शायद फिर काउंटर ऑफर दे सकता है या उतनी ही राशि का काउंटर ऑफर दे सकता है जितनी राशि का काउंटर ऑफर रिलायंस ने दिया था इसको एक टेक ओवर करने के लिए। तो क्या बैंकर्स उसे स्वीकार करेंगे? क्या अमेजॉन इसमें वापस लौटेगा इस डील के भीतर? और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या फ्यूचर रिटेल की का जितना वैल्यूएशन है, उसकी जितनी एसेट्स का वो वैल्यूएशन रहेगा कि नहीं रहेगा? ये सारे सवाल अभी भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन फिर एक बार पिछले 2-3 साल में तमाम पेचों में फंसने के बाद अब एक नए तरीके की उलझन में जाकर फ्यूचर रिटेल की डील फंस गई है और उसमें बैंक्स बुरी तरह फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्हें न इधर से कुछ उम्मीद बनती दिख रही है ना फ्यूचर रिटेल की तरफ से कोई उम्मीद बनती दिख रही है। उनका बड़ा पैसा इसमें ब्लॉक है, फ्यूचर रिटेल पर बकाया है। बिल्कुल 27,000 करोड़ की राशि, जिसमें 80% हिस्सा करीब करीब भारत के अपने घरेलू बैंकों का है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत ज़रूरी खबर है LIC के IPO से जुड़ी। LIC के IPO को लेकर जितना उत्साह निवेशकों के बीच है, उतना ही अटकलों का बाजार भी गर्म होता दिख रहा है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद शेयर बाजार में अनिश्चितता के माहौल के चलते अब तक इसका IPO नहीं आ पाया है। अब फिर एक संभावना ये बनी है कि 2 मई को LIC का IPO बाजार में आएगा। खबरें ये भी हैं कि सरकार ने इसके IPO के साइज को घटा दिया है, घटाकर 21,000 करोड़ कर दिया है। याद होगा आपको, फरवरी में जब LIC ने अपना DRHP फाइल किया था, तब सरकार ने इससे 65,000 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद लगाई थी और इसका वैल्यूएशन करीब 12 लाख करोड़ के आसपास का रखा गया था। अब ये वैल्यूएशन केवल 6 लाख करोड़ के आसपास रखा गया है। सर, वैल्यूएशन को आधा क्यों कर दिया गया LIC के? शुभम, ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं और मार्केट में मेरी जब सुबह बात हुई इन खबरों के बाद में, भारत के निवेशक भी, मर्चेंट बैंकर्स भी इस बात पर आश्चर्यचकित थे कि सरकार LIC की बिक्री को लेकर इतनी कंफ्यूजन में क्यों है। इतना कम स्टेक्स बेची जा रही, 5% स्टेक केवल LIC की बेची जा रही। आप बता रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक है। अचानक उसे या तो सरकार को ये भरोसा नहीं है कि LIC का इशू सब्सक्राइब हो पाएगा या इसका सही वैल्यूएशन मिल पाएगा, या कोई दूसरी वजह है, या शेयर बाजार के भीतर का मिजाज सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो ऐसा थोड़ी होगा कि 1-2 महीने पहले रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में आप कोई वैल्यूएशन कोट करें और क्लेम करें और अचानक उसे घटा के अब 65,000 करोड़ से घटा के उसको 21,000 करोड़ पर ले आए और उस हिसाब से वैल्यूएशन घटा दें। कहीं ना कहीं कुछ सरकार के भीतर LIC के भविष्य को लेकर, LIC के इशू को, के सब्सक्रिप्शन को लेकर असमंजस है। असमंजस की 2 वजह हो सकती हैं। पहली वजह शायद ये कि शेयर बाजारों में तेज उतार चढ़ाव है, गिरावट की परिस्थिति है। LIC का वैल्यूएशन ऊंचा रखने के लिए या उसकी पर इशू उसका जो शेयर प्राइसेस है ऊंचा रखकर और बहुत बड़ा शेयर लाने पर, बहुत बड़ा इशू लाने पर सरकार को ऐसा लगता है कि सब्सक्रिप्शन का मुश्किल आ सकती है, क्योंकि कुछ इशूज अभी आए हैं जिन्हें बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है। इससे सरकार उसे 2 किस्तों में जाना चाहती है, इसलिए 21,000 करोड़ पहले लेगी और उसके बाद शायद दूसरे लेवल पर करेगी, पर 1 साल में दोबारा या 2-3 साल में बाद ही दोबारा डाइवेस्टमेंट हो पाएगा। या फिर शायद बाजार से उसे जो संकेत मिल रहे हैं वो LIC को लेकर बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन बहरहाल ये इस साल का सबसे बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट था। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी की लिस्टिंग होने वाली थी, वो अभी भी किंतु परंतु में और सरकार के असमंजस में उलझी हुई है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत सारी खबरें इसके आसपास चल रही हैं और सरकार ने अपनी तरफ से शुभ सारी कोशिशें कर ली। विदेशी निवेशकों के लिए कोटा खोल दिया, फेमा जैसे नियम भी हटा दिए। इन सारी चीजों के बाद भी ये समझना मुश्किल है कि LIC के वैल्यूएशन में और LIC के इशू साइज पर खुद सरकार का ही भरोसा क्यों नहीं बन पा रहा है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा इशू था जिसकी पिछले पूरे साल चर्चा रही। डिसइन्वेस्टमेंट के बड़े टारगेट रखे गए और उसके बाद अब डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट पिछले साल के तो चूके भी, इस बार भी LIC उसमें बड़ी हिस्सेदारी निभाती नहीं दिख रही है। अगली खबर, बॉन्ड की यील्ड बढ़ने के बावजूद केंद्र सरकार अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक बाजार से कर्ज लेगी। आपको बता दें कि 10 साल की बॉन्ड यील्ड करीब अभी 7.16% के पास है, जो 3 साल की ऊंचाई के करीब है। सरकार को ऐसी उम्मीद है कि बॉन्ड की यील्ड में ये तेजी रूस यूक्रेन की वजह से आई है, जहाँ जो युद्ध हुआ है उसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जिसने महंगाई को बढ़ाया और उसकी वजह से यील्ड में तेजी देखने को मिली है। आने वाले दिनों में ये यील्ड कम हो जाएगी, नीचे आ जाएगी और सरकार को कर्ज सस्ता मिलने लगेगा। वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में सरकार 8.45 लाख करोड़ यानी करीब 8.5 लाख करोड़ का कर्ज उठाएगी, जो कुल बोरोइंग प्रोग्राम के 60% के बराबर है। अब यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन है सर, वही मेरा सवाल है कि सरकार को अगर ये उम्मीद है कि बॉन्ड यील्ड अभी ज़्यादा है और आने वाले दिनों में कम हो जाएगी, तो फिर
कर्ज अभी क्यों उठा रहे हैं, आने वाले दिनों में थोड़ा रुक के उठा लेते हैं। हाँ, वो ये कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल सही है और इसका मतलब ये है कि सरकार जो कह रही है और सरकार जो कर रही है, उन दोनों में फर्क है और वो फर्क हम और आप से ज़्यादा बॉन्ड मार्केट उसको ठीक ढंग से समझ रहा है, इन्वेस्टर उसे ठीक ढंग से समझ रहे हैं। बॉन्ड यील्ड 7.5% के आसपास मूव कर रही हैं। इन्फ्लेशन के नंबर्स जो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि भारत में महंगाई की या मुद्रास्फीति की जो ट्रेजेक्ट्री है वो हायर साइड में बढ़ने की संभावनाओं की तरफ जा रही है। ऐसी परिस्थिति में सरकार आश्वस्त तो करने की कोशिश कर रही है बाजार को कि नहीं, बॉन्ड यील्ड कम होंगी और महंगाई नियंत्रण में रहेगी, पर लेकिन खुद वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए वो अपने कर्ज की फ्रंट लोडिंग कर रही है। यानी वो जो कर्ज जो उसे पूरे साल भर में लेना था उसका 60-65% हिस्सा पहली ही छमाही में या पहली ही तिमाही में उठा लेना चाहती है। इससे दो और संकेत मिलते हैं बाजार को और इसलिए मुझे लगता है कि बॉन्ड यील्ड्स को लेकर और ज्यादा संकेत हमें आने वाले समय में मिलेंगे। इससे यह भी संकेत मिलता है कि रिजर्व बैंक ने शायद सरकार से कहा है कि एक सीमा से अधिक ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोक पाना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्याज दरें बढ़ रही हैं, अमेरिका में फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा रहा है, रिजर्व बैंक कुछ भी करे पर बैंकों ने अपने MCLR बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, बॉन्ड बाजार ने ब्याज दरें बढ़ने का संकेत दे ही दिया है। तो केवल एक अकेले रेपो को, एक इंडिकेटर रेट को, एक संकेतक को नीचे रखकर कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो शायद यह भी कोशिश है कि जब रिजर्व बैंक बढ़ोतरी की घोषणा करे उससे पहले सरकार का बॉन्ड कार्यक्रम कम से कम 60-65% का बॉन्ड कार्यक्रम पूरा हो जाए इस बार आने वाले 2-3-4 महीनों में, 6 महीनों में, और फिर बाद में ऊंची ब्याज दरों पर अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकार अतिरिक्त कर्ज लेगी। और इसके लिए शायद राज्यों को भी, अब अगर सरकार, केंद्र सरकार का बॉन्ड कार्यक्रम आता ना शुभम, तो राज्यों की बोरोइंग्स भी थोड़ा डिफर हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि लग रहा है कि राज्यों के जो कर्ज लेने के कार्यक्रम हैं वो इस वित्त वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाही की तरफ बढ़ जाएंगे, जबकि पहली 2 तिमाहियों में केंद्र सरकार जितना कर्ज उठाना चाहेगी वो उठाएगी। तो यहाँ 2 निष्कर्ष निकलते हैं। एक निष्कर्ष ये कि ब्याज दरें बढ़ेंगी, इस बात का संकेत है। दूसरा ये कि राज्य सरकारों को जिन्हें बाद में कर्ज लेने के लिए बाजार में आना पड़ेगा उन्हें और महंगा कर्ज मिलने का खतरा है। और आपको अगर लग रहा है कि आधा % ऊपर नीचे से क्या फर्क पड़ता है, तो आप ये समझ लीजिए कि 8 लाख करोड़ का कर्ज जब सरकार उठाने जाएगी और उसे आधा % भी अगर महंगा कर्ज मिलेगा तो ये राशि करीब 4000 करोड़ रुपए ब्याज में बढ़ जाती है। 4000 करोड़ काफ़ी बड़ा अमाउंट है। आगे बढ़ते हैं। NSE को लोकेशन घोटाला मामले में NSE की पूर्व MD और CEO चित्रा रामकृष्णा और पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ CBI ने गुरुवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है। पूर्व CEO चित्रा रामकृष्णा को 6 मार्च को और आनंद सुब्रमण्यम को 25 फरवरी को CBI ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से अब तक दोनों लोग न्यायिक हिरासत में। CBI ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि चित्रा रामकृष्णा ने कई अहम फैसलों के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया और CBI का दावा यह भी है कि रहस्यमय योगी कोई और नहीं, खुद सुब्रमण्यम है। सर, चार्जशीट इतने देर में आई है, आपको लगता है कि ये जांच सही दिशा में आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि बहुत पुराना मामला हो गया? न्याय होगा कि नहीं होगा नहीं पता है, लेकिन ये बात जो लगातार पिछले करीब 5-6 सालों से, जब से कोलोकेशन स्कैम हुआ था, हम याद दिला दें दर्शकों को कि कोलोकेशन स्कैम में NSE ने कुछ खास ब्रोकर्स को पैरेलल नेटवर्क कनेक्शन दिए थे, जिसमें कि दिल्ली की एक ब्रोकिंग कंपनी थी OPG सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, जिसे CBI ने इस जब जांच ली थी उसके बाद गिरफ्तार भी किया था और उनका छापा पड़ा था। उन्हें बाजार के सामान्य ट्रेडर्स से पहले बाजार के नेटवर्क में एक्सेस दी गई थी और इससे उन्हें फायदा हुआ था। अभी तक इस पूरे घोटाले में कितना फायदा हुआ इन निवेशकों को, इसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ, कोलोकेशन स्कैम था, ये बात स्थापित हो चुकी है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि दुनिया के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा स्कैम, उसके लिए शर्मिंदगी की बात है, उस देश के लिए शर्मिंदगी की बात है, जैसा भारत में हुआ और भारत के सबसे प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज में हुआ। उसकी जांच में इतने लंबे समय के बाद उस समय के अधिकारियों को पहली बार चार्जशीट में के दायरे में लाया गया, जिसमें कि चित्रा रामकृष्णा और उस समय के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। दुविधा, जो सवाल आपने पूछा, दुविधा यह है कि हम इस पर लगातार नजर रख रहे थे और हमने मनी सेंट्रल इस पर चर्चा की थी। CBI के पास अब ना तो वो डेटा अवेलेबल है, ना NSE के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं और ना किस तरीके के ट्रांजैक्शंस हुए थे उनकी जानकारी उपलब्ध है, जैसा कि अखबार और बाकी रिपोर्ट करने वाली एजेंसियां बता रही हैं। तो यह बात सही है कि उस दौरान इन गतिविधियों में चित्रा रामकृष्ण और आनंद सुब्रमण्यम की दखल या भागीदारी हो सकती है, पर इस घोटाले में आगे क्या निकलेगा, ये घोटाला कितना बड़ा था, इन्वेस्टर्स को कितना नुकसान हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पर लोगों की फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, क्योंकि काफी लंबा समय पूरे मामले में बीत चुका है। बिल्कुल। आयात बिल को कम करने के लिए अभी कुछ साल पहले ही सरकार ने विदेशी कोयले पर निर्भरता कम करने की नीति बनाई थी,
लेकिन देश में बढ़ते ऊर्जा संकट के चलते देश के 3 बड़े राज्यों ने विदेश से 1.05 करोड़ टन कोयला आयात करने का निर्णय लिया है। गर्मियों से पहले कोयले की इन्वेंट्री 9 साल के न्यूनतम स्तर पर है और बिजली की मांग 38 सालों में सबसे ज्यादा है और सबसे तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र 80 टन कोयला आयात करने की योजना बना रहा है, गुजरात 10 लाख टन कोयला आयात करने की योजना बना रहा है और तमिलनाडु 15 लाख टन कोयले का आयात करेगा, ऐसे उसने आदेश दे दिए हैं। पहले से ही ऊंचाई पर चल रही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमतों को भारत की मांग पहुंचने के बाद और बल मिल सकता है। सर, इसका क्या असर होगा? असर वही, अब आप देखिएगा इन तीनों राज्यों में बिजली की दरें बढ़ेंगी क्योंकि इंपोर्टेड कोल तो और भी महंगा है और उसको महंगा पहले सस्ता था लेकिन हाल फिलहाल के महीनों में बढ़ोतरी हुई है। पर यहाँ एक बड़ी चिंताजनक बात शुभम ये है कि भारत की पूरी ऊर्जा नीति में, कोयला नीति में एक तरीके से तख्ता पलट हो गया, कू हो गया है। 2 साल पहले तक, 3 साल पहले तक सरकार ये कह रही थी कि हम आयातित कोल पर निर्भरता खत्म कर देंगे, हमने भारत में कोल माइंस का प्राइवेटाइजेशन शुरू किया है, हमारे पास घरेलू कोयला होगा, हम कोयला का एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम दुनिया के 5वें सबसे बड़े कोयला उत्पादक हैं और हमारे पास कोयले के भंडारों की कोई कमी नहीं है। और हर 2 साल बाद हम भारत में कोयले का संकट और शॉर्टेजेस देखते हैं और आज हम इस स्थिति में आ गए कि 3 बड़े राज्य सीधे इंपोर्ट करने की मांग कर रहे हैं और इनकी बिजली की खपत और इनकी बिजली की डिमांड काफी बड़ी है, जिसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है और तमिलनाडु है। और इन राज्यों के कोयला इंपोर्ट के 2 असर हैं। पहली चीज तो ये कि इनके कोयला इंपोर्ट के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी क्योंकि अभी तक भारत में अधिकांश कोयला इंपोर्ट प्राइवेट कंपनियां करती थी, जो प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स थे, जिसमें अडानी पावर या बाकी लोग थे, क्योंकि उन्हें कोयले की आपूर्ति में सरकारी कोल प्रोड्यूसर कोल इंडिया से वरीयता नहीं मिलती थी और उस हिसाब से वो कोयला आयात करते थे, जिससे बनाई हुई बिजली वो राज्य बिजली के डिस्कॉम्स को बेचते थे ग्रिड के जरिए। अब इनके आयात से भारत का कोल इंपोर्ट बिल बहुत तेजी से बढ़ेगा, कोल आयात का बिल, इंपोर्ट का बिल बहुत तेजी से बढ़ेगा, जो विदेशी मुद्रा पर दबाव बनाएगा, ये चिंता दिखाई दे रही। और दूसरी चीज ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आने वाला कोयला महंगा होगा क्योंकि भारत कोयला और खरीदने जा रहा है, अपनी सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा इंपोर्ट करने वाला है। चूंकि हम इस बार मनी सेंट्रल में इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि राज्य अब बिजली के टैरिफ में बिजली की कॉस्ट को पास थ्रू करने की नीति पर सहमत हो रहे हैं, यानी जितनी लागत बढ़ेगी, कोयला जितना महंगा होगा उतनी बिजली महंगी होती जाएगी। पेट्रोल डीजल वाला लगभग फार्मूला जो तकनीकी तौर पर वैसा ही है, व्यवहारिक रूप से पेट्रोल डीजल में भी ऐसा नहीं हुआ था और इसलिए शायद कोल इंपोर्ट का दबाव तमाम राज्यों की तरफ से बन रहा है क्योंकि उनको लगता है कि बिजली की कटौती से तो बेहतर है कि महंगी बिजली दी जाए। यहां आकर हम पूरे ऊर्जा क्षेत्र में, खासतौर से थर्मल पावर के हिस्से में आकर फंस गए हैं। राज्य सरकारों की समस्या यह है कि यहां तक कि अपने पुराने पावर प्लांटों की तरफ देख रहे हैं, उन्हें दोबारा शुरू करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि कम से कम उनसे कुछ बिजली बनकर आ सके। कोयले का पूरा हिसाब किताब, कोयले की डिमांड, सप्लाई और खासतौर से रेलवे की तरफ से आने वाले वैगनों की कमी, इस सब ने इस गर्मी में पूरा थर्मल पावर का हिसाब किताब एकदम लड़खड़ा गया है। भारत में ऐसा दिखाई देता है। और अंशुमान जी ने जो ये बोला ना कि जो पावर प्लांट बंद पड़े थे, आइडल पड़े थे, उन पर भी देख रहा है, ये ना तो पर्यावरण के लिए अच्छे थे ना ही स्वास्थ्य के लिए अच्छे थे और उन पर भी अगर देखा जा रहा है तो ये बिजली संकट कितना गहरा है देश में, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, आज के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी शाम को 7 बजे मनी सेंट्रल में और रविवार को सुबह 11:15 बजे मुलाकात होगी इकोनॉमिकम में। सर, इकोनॉमिकम में इस बार मुद्दा क्या होगा ये और बता जाइए। इकोनॉमिकम में इस बार हम बात करने वाले हैं एक बेहद ज़रूरी विषय पर जो हमारे आसपास चल रहा है, वो छोटे उद्योगों से जुड़ा हुआ है। हम अक्सर इस बात पर चर्चा करते हैं कि जब महंगाई आती है, ब्याज दरें बढ़ती हैं तो उसका सबसे बड़ा असर उपभोक्ताओं पर पड़ता है। पर उपभोक्ताओं के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है भारत का, जिसे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कह सकते हैं, 30% जीडीपी उनके पास है, उन छोटे उद्योगों की परिस्थिति अब क्या है और उनके लिए कैसे ये सर्वाइवल का जिए तो जिए कैसे जैसा संकट सामने खड़ा हो गया। बिल्कुल, जिए तो जिए कैसे छोटे उद्योग, इनका संकट पूरा अंशुमान जी ने इस बार अपने अर्थात में बताया है। इकोनॉमिकम में आप इसको सुनेंगे, आपके सवालों के जवाब भी होंगे और किस्सों के सिक्के से पर्दा भी उठेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। का तमाम ये कम्बोज लाल है, कैसा ही रंगो